Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is LPP यानी कि Linear Programming Problem. तो अब है कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट दे रखी होगी। स्टेटमेंट से आपने इनइक्वेशन तैयार करनी होंगी और वहाँ से ग्राफिकली सॉल्यूशन देना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कंपनी सेल्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट ए एंड बी एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ RS 40 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो आगे पढ़ने से पहले पहले इसका मीनिंग जानते हैं। कंपनी जो है दो तरह के प्रोडक्ट सेल करती है। पहला प्रोडक्ट ए है तो दूसरा बी है, और पहले प्रोडक्ट पर 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे पर 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट। अब एक चीज़ तो आपको भी ध्यान आ रहा होगा, प्रॉफिट फंक्शन यहाँ से तैयार किया जा सकता है। अगर मेरे को पता हो कि प्रोडक्ट ए कितने बन रहे हैं, बी कितने बनते हैं, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लेट करना होगा एक्स और वाई, जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए अगर बात करूँ तो एक्स लेट कर लूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी अगर मैं लेट करूँ तो वाई हो जाता है। तो लिख दूंगा 40x प्लस 30y इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये जेड की फंक्शन तैयार हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं द टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस विच हैज़ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मैन आवर। मतलब जो दोनों प्रोडक्ट हैं यानी कि प्रोडक्ट ए और बी, वो कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस है उनके अंदर, यानी कि दोनों मिला के काम हो रहा है। कैसे? विच हैज़ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 30,000 मैन आवर। इसका मतलब 30,000 मैन आवर की ज़रूरत पड़ती है। 30,000 मैन आवर की ज़रूरत पड़ती है ए और बी प्रोडक्ट को तैयार करने में। मतलब टोटल मैन आवर मेरे को मिले हुए हैं, ए पे कितना बी पे कितना। अगर इस बात का पता लग जाता है यहाँ से इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। इट टेक 3 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 आवर प्रोड्यूस ऑफ यानी कि 1 यूनिट ऑफ बी। अगर ए के लिए बात करें, ए का एक प्रोडक्ट अगर तैयार किया जाता है ए प्रोडक्ट को, तो 3 घंटे का समय लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए। जबकि प्रोडक्ट बी को तैयार करते हैं 1 यूनिट के लिए तो 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि इन इक्वेशन तैयार कर सकते हो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 30,000। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 30,000 मैन आवर है उसके पास। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 आवर्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते उसको, इसलिए उससे कम जरूर दे सकते। इसलिए मैंने लिखा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30,000। आगे है द मार्केट हैज़ बीन सर्वेड एंड कंपनी ऑफिशियली फील दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ए दैट कैन बी सोल्ड इज 8,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम ऑफ बी इज 12,000 यूनिट। यानी कि क्या कहा गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ए दैट कैन बी सोल्ड इज 8,000। नंबर ऑफ यूनिट की बात कर रहा है, तो ए के जो प्रोडक्ट बात कर रहा है वो 8,000 की डिमांड है, यूँ कह सकते हो। वो सोल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो। और जो बी प्रोडक्ट है उसके 12,000 यूनिट बेची जा सकती है मार्केट के अंदर। वो भी यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने एक्स लेट किया था वो एक्स लेस देन लिखोगे इक्वल टू 8,000, और इसको वाई लेट किया था बी वाले को, तो बी यानी कि वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 12,000। क्यों? क्योंकि यूनिट्स हैं ये, तो मैंने भी तो उनको एक्स जो है ना नंबर ऑफ यूनिट यानी कि प्रोडक्ट ए के लिए, और वाई जो था नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट बी के लिखा था। Formulate the above problem as LPP. Solve graphically to find how many unit of each product should be sold. Maximize the profit. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कितने
प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो जर्नली इसकी बातें हम कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं बात कर रहा था, जेड बनता है 40x + 30y, बट एक्स और वाई क्या चीज़ है, लेट करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट द कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड y यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B। आप यहाँ से सीधा जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट है कंपनी का, तो वो जो बनेगा जेड से, जेड = 40x + 30y। तो पहले x बता दे क्या लेट किया, y बता दे, सीधा z लिख दे। उसके बाद स्टेटमेंट में मैंने 30,000 का बताया था, 3x + y > 30,000। आप डायरेक्टली इसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं, 3x + y > 30,000, यही बात मैं यहाँ पर बोल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ से बोला था आपको x > 8,000, तो ये रखा x < 8,000। यहाँ b वाले को y बोला था, y > 12,000, y को लेस लिखा हमने 12,000 से। और ये हर सम में मिलेंगे आपको, x और y 0 से ग्रेटर रहेंगे। ये इन इक्वेशन आप सीधा, ज़्यादा वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले x और y के बारे में बताएंगे किसको कह रहे हैं, उसके बाद सीधा z फंक्शन, ये जो आप कंसंट्रेंट बोलते हो जितनी बनती है वो बनाएंगे। उसके बाद इनकी इन इक्वेशन से इक्वेशन आप बनाकर वहाँ से टेबल बनाएंगे। टेबल से आप ग्राफिकली लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका कॉमन पार्ट्स यानी कि हाफ प्लेन के सारे से जो फिजिबल रीजन है उसका पता लगाते हैं। फिजिबल रीजन का पता लगाने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट का पता लगाया जाता है। कॉर्नर पॉइंट्स आने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स का पता लगाना है, तो पहले इस इक्वेशन की और इक्वेशन को सोल्व करूँगा मैं। तो x की जगह 8,000 रखेंगे, 8 3 जा 24,000, माइनस हो जाएंगे 30 में से, तो कितनी बचेगी y की वैल्यू, 6 यानी कि y की वैल्यू निकल आई है 6,000। तो x की वैल्यू 8 है ही, ये पॉइंट। इसी तरीके से c का आ जाएगा, d का पॉइंट, ओरिजिन का आपको पता ही 0 0। ये कॉर्नर पॉइंट आने के बाद आप z में रखेंगे, पहले 0 0 रखेंगे, 0 आएगा, फिर रखेंगे आप a पॉइंट जो कि 8,000 और 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे 832, पीछे आ जाएंगे इसमें 0 अपने पास 00 यानी कि 3,20,000, ये 0 हो जाएगा, तो वो पॉइंट आएगा। फिर इसी तरीके से b का निकालेंगे, c का निकालेंगे, d का z की वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट की से। तो इधर से आपको शो करता हुआ नज़र आएगा, z लिखा, ये ओरिजिन पे 0 आ रहा है, z a पे जो है ना वही 320000 ये मिला, फिर b पॉइंट पे, c पॉइंट पे और d पॉइंट पे z की वैल्यू निकाली। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 लाख, शायद 6 लाख, फिर ये 3,60,000। तो इनमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं, यहाँ पर आया था 3,20,000 और 0, इसने मांगा क्या था, मिनिमाइज का मतलब कम से कम तो 0 है, तो मिनिमाइज कहाँ है, मैक्सिमाइज, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की है, वो भी सोल्ड करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को, तो इसका मतलब मैक्सिमम रहेगा, मिनिमाइज नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम 0 तो नहीं हो सकती, 320 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 360 भी नहीं हो, तो 6 लाख जो है वो मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसने क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 6 लाख एट x = 6,000, y = 12,000। Hence the company must sell 6,000 unit of product A and 12,000 unit of product B in order to maximize its profit। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सेल करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट सम था। सेकंड सम मैं यहाँ से सॉल्यूशन आपको शो कर रहा हूँ सेकंड सम का।
सेकंड सम क्या है? A manufacturer planned to install some new machines in his workshop. Type A machine cost Rs 800 and occupies 3 square meters of floor space. क्या कहा गया है? एक मैन्युफैक्चर यानी कि जो सामान बनाता है, प्लान टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन, वो अपनी कुछ मशीन लगाना चाहता है फैक्ट्री के अंदर यानी कि वर्कशॉप के अंदर। टाइप ए मशीन कॉस्ट, ए मशीन की जो टाइप की लगाने वाला है यानी कि ए टाइप की जो मशीन लगाएगा वो अपने वर्कशॉप पे, तो उसकी कीमत जो है ना 800 रुपये बताई गई है। ऑक्यूपाई, वो जो ना स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी 3 स्क्वायर मीटर, वो स्पेस ले लेती है रखने के लिए। और टाइप बी जो मशीन है उसकी कॉस्ट पड़ती है 1600 रुपीज़ और वो जो स्पेस लेती है 1.5 स्क्वायर मीटर्स। यानी कि दो बातें आ रही हैं, पहले की कॉस्ट, दूसरी मशीन की कॉस्ट। पहले कितना स्थान घेरती है तो दूसरी मशीन कितना स्थान घेरती है। ही कैन स्पेंड Rs 20,000 ऑल टुगेदर, वो इकट्ठे यानी कि उसकी जेब में केवल और केवल 20,000 रुपये उनको खर्च करना चाहता है मशीन खरीदने के लिए। एंड हैव स्पेस अवेलेबल 30 स्क्वायर मीटर्स, और उसके पास जो जगह है जो वर्कशॉप बना रखी उसने केवल और केवल 30 स्क्वायर मीटर की उसके पास स्पेस है जहाँ पर वो मशीन रख सकता है। इससे ज़्यादा मशीन मतलब 30,000 अगर कोई कवर करती है मशीन तो उतनी संख्या वो नहीं रख सकता, तो मतलब उससे लेस रहेंगी। टाइप ए टर्न आउट 10 कंपोनेंट्स पर आवर, जो टाइप ए मशीन थी वो 1 घंटे में 10 कंपोनेंट्स तैयार कर देती, यानी कि 10 ऑब्जेक्ट्स जो भी बनाती है वो 10 आइटम तैयार कर देती है। वेरेज टाइप बी 15 पर आवर, जो बी मशीन है वो 1 घंटे में 15 पीस बनाती है और ए थी 10 कंपोनेंट तैयार कर रही थी। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल हिम टू हैव एटलीस्ट 3 मशीन्स टू टाइप ए, यानी कि व्यापार के अंदर क्या बताया जा रहा है कि वो मशीन कम से कम 3 तो खरीदनी ही पड़ेंगी। एंड 4 मशीन्स ऑफ टाइप बी, और बी टाइप की जो मशीन है वो 4 हमें खरीदनी पड़ेंगी वर्कशॉप के लिए। ये कम से कम है, 4 से ज़्यादा खरीद सकते हैं। हाउ मैनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड ही इंस्टॉल टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। वैसे तो देखो यहाँ से क्वेश्चन लास्ट में जो किया गया हाउ मैनी मशीन्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि जो पूछा जाता है उसी को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। इसका मतलब मशीन ए को नंबर ऑफ मशीन ए एक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मशीन बी वाई लेट कर लेते हैं। और मैक्सिमम आउटपुट पूछी गई है, मतलब जो जेड को बनाओगे तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम आपको शो करना पड़ेगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को ये यहाँ पर एक टेबल में रखने की कोशिश कर रहा है। कॉस्ट है पहली मशीन दूसरी मशीन, इसको मैं एक्स सुझाव देता हूँ आपको लेट करने के लिए। नंबर ऑफ ए मशीन, वाई हम नंबर ऑफ बी मशीन की बात कर लेते हैं। जो उनकी कॉस्ट दे रखी है उसके बाद जितना स्पेस ए और बी कवर करती हैं और कितने की ज़रूरत होएगी मशीन की, यानी कि पहले वाली ए वाली कितने की ज़रूरत है कम से कम और बी वाले की मार्केट के अंदर कितनी ज़रूरी है लगानी। फिर उसके आउटपुट दे रखी, पहले वाली मशीन कितनी आउटपुट दे रही है, दूसरी वाली कितनी आउटपुट दे रही है। ये चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ उसने और बताई थी, उसकी पॉकेट में 20,000 रुपीज़ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये रुपीज़ के सामने लिखोगे, जो स्पेस अवेलेबल है वो स्पेस के सामने लिखोगे 30 स्क्वायर मीटर्स। अब यहाँ से अगर मैंने जैसे बात की थी आपको एक्स, इसको लेट कर लो नंबर ऑफ मशीन ए टाइप वाली और बी टाइप वाली को वाई कह ले, तो 800x प्लस 1600y ये बन जाएगा कॉस्ट फंक्शन जेड का। यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 1.5y लेस देन इक्वल टू 30। लेस देन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। कम जरूर लगा सकते हो मशीनें, बट इतनी मशीनें नहीं लगा सकते जो 30 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा स्पेस कवर करती हूँ। उसके बाद तो x इज़ क्या बोला था, मिनिमम नंबर ऑफ मशीन की ज़रूरत है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3
वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों ग्रेटर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि कम से कम 3 मशीन यूज़ करनी पड़ेंगी आपको। तो 4 तो कर सकते हो, 5 यानी कि 3 से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 बोल रहा हूँ, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोल रहा हूँ। आउटपुट की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो कंपोनेंट्स की बात की थी उसने, क्या है यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स बना रहा है ए के लिए, और बी में जो बताया गया हो वो 15 कंपोनेंट्स तैयार कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो मेरे पास आएगा 10, और यहाँ से आउटपुट की जो बात कर रही है ये किस काम आने वाला है अपने पास, तो ये तो मैं कोस्ट फंक्शन बना गया, क्योंकि कोस्ट तो 20,000 दे रखा था, तो इसका मतलब तो फंक्शन तो आउटपुट के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए जेड का। तो इतनी जल्दबाजी हमारी अच्छी नहीं थी। कोस्ट फंक्शन हम सीधे ही यहाँ से, मैं पहले भी बोल गया शायद आपको, यहाँ से 800 रुपीज़ और उसकी कोस्ट दूसरे की 1600 रुपीज़ थी, तो कोस्ट फंक्शन नहीं बनाना था हमने, क्योंकि फंक्शन तो जेड का यहाँ से बनेगा आउटपुट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो आप फिर 20,000 का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे अगर मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ। अगर मैं आउटपुट का फंक्शन ये बना देता हूँ कोस्ट फंक्शन, तो ये 20,000 किस काम आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब 800x प्लस 1600y इज लेस देन 20,000। क्या हुआ? क्योंकि उसकी पॉकेट में 20,000 रुपीज़ हैं, उसे लेस रख सकता है। तो इसका मतलब, अब ध्यान नहीं मेरे को मैं क्या बता के आया हूँ, यही बता के आया था या गलत बता दिया? अगर मैंने जेड बोला है तो अपने दिमाग से शायद स्टार्टिंग में मैं आपको बता गया था कि जेड यहाँ से बन जाएगा, तो वो जो है शायद हम गलत कर देंगे, शायद नहीं, श्योर हो जाएगा गलत तो, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इससे जेड तैयार कर देता हूँ तो, क्योंकि फिर 20,000 किसी काम का ही नहीं रहेगा, इसलिए। तो ये तो जो कोस्ट से रिलेटेड है उसकी पॉकेट जो अलाउंस कर रही है, तो 800x प्लस 1600y लेस देन इक्वल टू 20,000 आना था, 3x प्लस 1.5y लेस देन इक्वल टू 30 आना है, और ये x इज़ लेस देन और ग्रेटर देन बनेगा, क्योंकि कम से कम 3 मशीनें मिनिमम दे रखी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। z आप यहाँ से बनाएंगे 10x प्लस 15y इज इक्वल टू z, जो कह रहे थे। एक बार इसकी सुन लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं z, हाँ वही है 10x प्लस 15y, और उसके बाद हम यहीं से बात कर लेते, 10x प्लस 15y z बन गया। उसके बाद मैंने ये बोला था 1800 और 1600 प्लस कर देते हैं x और y को, 20 से लेस लिख देंगे। इसने ये 800 से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट बना, ये और ये एक ही है। उसके बाद हमने बोला था 3x प्लस 1.5y लेस देन 30, वो ये बन जाएगा, x ग्रेटर देन लिखा था, ये भी ठीक है। इनसे आप टेबल बनाओगे, पहले इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन के सारे से टेबल बनाओगे, टेबल के बाद वहाँ पे अलॉट करोगे पॉइंट। तो लाइन जो ड्रॉ करोगे वहाँ से फिर हमें हाफ प्लेन का पता लगाना होता है। आपको कहाँ मिलेगा वो हाफ प्लेन? ये देखोगे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे ABCD, ये रहेगा। अब फिर वो क्या चीज़ कहाँ से कैसे करना है, कॉर्नर पॉइंट्स का पता लगाओगे, कैसे पता लगाओ? जैसे ये कॉर्नर पॉइंट A का कैसे पता लगे, इस इक्वेशन का y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 3,4 अपना पॉइंट आ जाएगा A। इस तरीके से BCD को सोल्व करेंगे और पॉइंट का पता लग जाएगा। वो पॉइंट का पता लगने के बाद Z के अंदर रखेंगे हम उसको वैल्यूज़ को, तो उसकी वैल्यूज़ को हमने रखा Z के अंदर, तो मिल रहा है मेरे को B पॉइंट 140 दे रहा है, C पॉइंट 200 दे रहा है और D पॉइंट 195 दे रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज़ 200 मिली अपने को, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था उसको, पूछा था उसने मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आउटपुट होएगी, तो उसके अकॉर्डिंग 200 हो रही है, क्योंकि 195 लेस है, 140 लेस है, एक ही लिए भी अपने को 90 मिला था, वो भी लेस है। तो यहाँ से आप देखोगे, अच्छा पीछे स्क्रीन में नहीं आए हैं इक्वेशंस, तो मैं इन इक्वेशन की बात कर रहा था, जेड के लिए बनाया था
और ये x प्लस 2y लेस देन 25 बन गया था, 3x प्लस 1.5y लेस देन 30 बन गया, x ग्रेटर देन 3 मिल गया, y ग्रेटर देन 4 मिल गया, x और y 0 से ग्रेटर होते हैं। ग्राफ बनाओगे, कॉर्नर पॉइंट का पता लगाओगे और उसके बाद आप पहुंचोगे z की वैल्यू के लिए। z पहले आपने निकाला, a पॉइंट पे 90 मिला, दूसरे पॉइंट पे b और c पे निकाला तो हमने BCD पे 140, 200, 190, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको 200 नज़र आ रही है। तो कब आ रही है? जब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10 आ रही है। इसलिए हमने बोल दिया हैंस द मैन्युफैक्चर कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट 200 कंपोनेंट्स पर आवर बाय इंस्टॉलिंग 5 मशीन, यानी कि x की वैल्यू जो थी 5 थी और y की वैल्यू 10, तो 10 मशीन्स ऑफ टाइप बी बोल देंगे। ये दूसरा मेथड है इसको सोल्व करने का, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, A dietitian wish to mix together two kind of food X and Y। दो तरह का फूड तैयार करता है एक डाइटिशियन। X और Y, पहले भोजन का नाम X बता रहा है, दूसरे का Y बता रहा है। In such a way that a mixture contain at least 10 यूनिट ऑफ विटामिन A। जो मिक्सचर में आएगा विटामिन A तो 10 यूनिट रहेगा, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन B रहना चाहिए और 8 यूनिट विटामिन C रहना चाहिए। The vitamin contents of 1 kg of food is given below। 1 किलो यानी कि 1 kg अगर फूड की बात करें तो वहाँ पर विटामिन इस तरीके से डालने हैं। एक्स के अंदर विटामिन 1 यूनिट डालना है, ए विटामिन बी 2 यूनिट, विटामिन सी 3 यूनिट, वाई फूड के अंदर विटामिन ए 2 यूनिट, विटामिन बी 2 यूनिट एंड विटामिन सी 1 यूनिट। उसके बाद कहते हैं 1 kg ऑफ फूड एक्स कोस्ट Rs16 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कोस्ट Rs20। तो शायद अब की बार शायद हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कोस्ट फंक्शन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि बाकी तो कोस्ट उसकी जेब वार, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था उसकी पॉकेट में इतने रुपये हैं वो इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। इसका मतलब अगर मैं फूड एक्स कितने होते हैं, यानी कि फूड एक्स का मान लो यहाँ बर्गर है या पिज़्ज़ा है, मान लो एक्स को पिज़्ज़ा कह रहे हो, वाई को बर्गर कह रहे हो, तो एक्स यानी कि स्मॉल एक्स मान लेते हैं, वाई स्मॉल वाई मान लेते हैं। तो 16x प्लस 20y हो जाएगा z की वैल्यू। फॉरवर्ड द अबव प्रॉब्लम लीनियर प्रॉब्लम एंड फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। तो z को मिनिमम शो जिस पे भी होएगा वो आंसर में देना हमें। विच प्रोड्यूस द डाइट। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे दोबारा से, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप देख पा रहे होगे 16 और 20 को हमने यहाँ पर लिख दिया इसी टेबल के अंदर डालने की। विटामिन ए बी सी हमने डाली, ए बी सी इसको हमने वर्टिकली डाल दिया ए बी सी, और कोस्ट को भी उसी के अकॉर्डिंग लिख लिया, एक्स और वाई फूड के अकॉर्डिंग। फूड एक्स के वरना यहाँ पर लिखा जाता 16 और 20 अगर इसी टेबल में चलते तो, बट वहाँ पे फिर अगर इसी को इस तरीके से नहीं घुमाते तो इसके नीचे यहाँ पर एक कॉलन और बनाना पड़ता, जिसमें उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से कितना है 10, 12 और 8 यूनिट है, 10, 12 और 8 यहाँ पर लिखना था। अब इसने घुमा दिया है, फूड एक्स वाई को इधर लिख रहा है, विटामिन ए बी सी को इस कॉलन में लिखा है, तो उसके सामने ही उसने यूनिट लिखी है। विटामिन ए की यूनिट यानी कि मैंने मिनिमम 10 यूनिट डालनी है, बी के 12, सी के 8 यूनिट इसके सामने लिखे। तो मैं जेड इसको बोल के आया था, इसने भी जेड वही बनाया होगा। हाँ वही बना रखा है। तो इस तरीके से यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अगर मैं इसको एक्स स्मॉल एक्स इसको स्मॉल वाई नंबर ऑफ फूड बोल के आता हूँ तो एक्स प्लस 2y और ग्रेटर देन 10 हो जाएगा इक्वल के साथ में। ग्रेटर देन क्यों लिखूँगा आपकी बारी, क्योंकि ये विटामिन की डालने की बात की, ज़्यादा विटामिन डाल सकते कम नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा डाल सकते, इससे कम नहीं डाल सकते, इसलिए मैं बोलूँगा ग्रेटर देन, क्योंकि इससे ज़्यादा कर सकते। 2x प्लस 2y ग्रेटर देन 12, 3x प्लस 1y या y इज़ ग्रेटर देन 8। तो ये फंक्शन बनेंगे, मतलब जो है क्या बोलते हैं हम उसको, इन इक्वेशन तैयार हो जाएंगे 3। और x और y दोनों ग्रेटर देन 0 बोलनी है आपने, और ये z बोल ही दिया था मैंने 16x प्लस 20y, वही इसने बना रखी है।
ये बनाने के बाद आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद लाइन ड्रॉ करोगे और उसका देखोगे हाफ प्लेन किधर बोल रहा है, तो ये अपना मिलेगा फिजिबल रीजन। ये अनबाउंडेड आया आपकी बारी। सीबीएसई से तो अनबाउंडेड को हटा दिया गया है इस साल के लिए, जो सिलेबस में रिड्यूस कर दिया। हरियाणा बोर्ड का भी पता नहीं चला है। तो अब ये जो है ये हाफ प्लेन तो आगे मतलब फिजिबल रीजन आ गया, बट ये ओपन है इधर से। अब दूसरी टाइप अपनी आई है ओपन, तो इसको ध्यान से देखना, एक नई चीज़ आने वाली है, वो क्या है। जितना काम पीछे का है वो तो सेम चलना है बहुत ज़्यादा दूरी तक। क्या मतलब, पॉइंट कॉल आउट करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, हाफ प्लेन का पता लगाओगे, इस तरीके से फिजिबल रीजन। इसमें कॉर्नर पॉइंट 1, 2, 3 और 4 मिले अपने को, बट बाकी कॉर्नर पॉइंट नज़र नहीं आ रहे, तो कम से कम 3 को नोट कर लीजिए, ये तो आपको निकालने आते ही होंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। 3 पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट थे शायद, 1 2 3 4, हाँ 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ए बी सी डी हमने ये निकाल लिए। उसके बाद जेड की वैल्यू निकालते हैं, ये भी पुराना काम है अपना। ए पॉइंट पे रखा है यानी कि 10 0 पे, तो मिली 160 वैल्यू, बी पे 112, सी पे 116 और डी पे 160। अब कहता है मिनिमम इसमें कौन आ रहा है, मिनिमम आप देख रहे होगे 112 आ रहा है। इसका मतलब इसने लिख दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड इज़ 112 व्हेन एक्स इज़ 2 वाई इज़ 4। इतना कहने के बाद वहाँ पर x की वैल्यू यानी कि यहाँ पर छोड़ देते थे बाउंडेड के अंदर, बट यहाँ पर अनबाउंडेड है, तो इसमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, वो सुनिए क्या है। सिंस द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड, यानी कि बाउंड नहीं हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं अनबाउंडेड। शो वी हैव टू वेरीफाई वेदर जेड इज़ 112। वेरीफाई करने पड़ेगा कि जेड जो है अपने पास 112 है मिनिमम। वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नोट, ये 112 है या नहीं है, ये अभी पक्का नहीं था क्योंकि अनबाउंडेड जो था। इसलिए पक्का करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा वो देखिएगा। इस काम के लिए कहता है वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 16x + 20y लेस देन 112। ये नया स्टेप आया है। अब अगर वो बाउंडेड होता तो हमारा काम यहाँ पर पूरा हो जाता। अनबाउंडेड के लिए जो जेड फंक्शन था, जेड आप देखोगे 16x + 20y था, वो दैट इज लेस देन 112। लेस देन का साइन कहाँ से आया, हमने मिनिमम शो करना था जेड को मिनिमाइज करने के लिए बात कही थी, इसलिए मैंने लेस लिख दिया स्टेटमेंट के अंदर। वो आप देखोगे तो क्या था, लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट का मतलब लेस होता है, इसलिए हमने लेस लिखना पड़ेगा ये 16x + 20y। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे, पहले इसमें से जो कॉमन आता कॉमन ले लो, उसके बाद इसकी एक इक्वेशन बनाओगे, जो इसने नहीं बनाई आपको तो बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद यानी कि क्या होगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वेशन बन गई बस। वहाँ से एक टेबल बनाओगे और टेबल के सारे से फिर वो एक ग्राफ बनाओगे, जो मैं इसके सामने आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है 4x + 5y = 28। अब यहाँ पे एक टेबल बना रहे हो आप, मिनिमम 2 पॉइंट तो होने चाहिए। अगर y 0 है तो ये 7 आ जाएगा, और चलो अगला पॉइंट पूरा नहीं आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो, अगर y की वैल्यू 0, सॉरी वो तो रख चुका हूँ, x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखने पर पॉइंट में जा रहा है 5.6 बनेगा। अब इन पॉइंटों को अलॉट करोगे, वापिस उस ग्राफ में दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो ये टेबल बनी थी अपने पास 7 पे 0, कहाँ है 7, ये रहा 7 पे 0 यहीं पे, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद 0 पे 5.6, 0 ये 5.6 कहाँ आएगा, 5 रहा 5.6 यहाँ के करीब है। इनको स्केल में लेते हुए आप लाइन ड्रॉ करोगे, वो भी डॉटेड करोगे क्योंकि बाकी थी डार्क। अब इसको लाइन को जब डॉटेड करोगे, अगर वो लाइन मान लीजिए इस फिजिबल रीजन से पास हो जाती, तो इसका मतलब क्या था,
वो हमारा आंसर जो था क्या हो जाता, इसी की जो बात कर रहे हैं ना हम। ये देखो एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर करता हूँ। ये जो पॉइंट लिया मैंने, क्या कहा आपको, इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल के बाद वो लाइन ड्रॉ करने की बात कही थी मैंने। उसके बाद क्या कहता है ये, कहता है ऑब्जर्व किया हमने दैट द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस लाइन, यानी कि इन इक्वेशन हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। इस लाइन का इस फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कहाँ गया, ये रहा। इस लाइन का इस एरिया के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि ये भी नीचे से पास हो रही है, इधर से भी नीचे से, केवल एक बी पॉइंट को छोड़कर, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो बी पॉइंट तो है, बी को छोड़कर बाकी यानी कि अंदर से पास नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे दस जेड इज मिनिमम फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 4। मिनिमम कितनी है जेड की वैल्यू, 1 1 2 है। सपोज कीजिए ये मेरे पास जो आया वैल्यू, जो हमने ड्रॉ की थी वो लाइन, अगर वो उस फिजिबल रीजन से पास हो जाती, मतलब मेरे कहने का है वो अंदर से पास हो जाती इस एरिया से, तो उस केस में हम मना कर देते। क्या मना कर देते, कि वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब तो हम कहेंगे वो मिनिमम वैल्यू है अगर वो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो। हैंस द लीस्ट कॉस्ट मिक्सचर इज 112 रुपीज़ when 2 kg of food X and 4 kg of food Y are mixed। तो क्या बोल के आया, नई टाइप क्या आती इसके अंदर, अगर वो पॉइंट जैसे मैं इसमें बताऊं, इस एरिया से निकल के जाती है हमारी वो डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट मिल जाते कोई और, तो और मिलने के बाद हमारी जो स्टेटमेंट थी वो लिस्ट की वो गलत हो जाती, कि जो 112 में बोल के आया पीछे वो गलत हो जाती। अब इसी की तरह वो पॉइंट बाहर से पास हुई वो लाइन, यानी कि उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था, जैसे यहाँ पर सी को छोड़कर वहाँ पे बी को छोड़ते हो, क्योंकि नीचे से गुजर गई है, नीचे से पास हुई थी, इसका मतलब इधर से नहीं हुई है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारा आंसर राइट है। अगर मान लीजिए वो पास हो जाती यहाँ से, तो उस केस में बोलते हैं देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू, हम ये कह देते हैं उस केस में। अब तो बोलना पड़ेगा मिनिमम वही है। सेम वही हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर चला हुआ है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट पढ़ के इन इक्वेशन तैयार करनी आ गई होंगी, ग्राफ बनाना हो गया होगा, और उनके कॉर्नर पॉइंट का पता लगाकर जेड को मिनिमम या मैक्सिमाइज करना आ गया हो। तो नया टॉपिक अपने पास यही था, ओपन प्लेन वाला, यानी कि ओपन हाफ प्लेन जिसको बोलते हो, सॉरी ओपन फिजिबल रीजन जिसको बोल रहे हो। तो इसमें भी वही चीज़ आ रही है। तो इन इक्वेशन आप बना लोगे तो ग्राफ पर हम सीधी बात कर लेते हैं। इस तरीके से इन इक्वेशन बनेंगी, उनकी पहले इक्वेशन बनाओगे, वहाँ से ग्राफ को बनाने के बाद आपको फिजिबल रीजन ओपन में मिलेगा, यानी कि ये बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड मिलेगा। अनबाउंडेड मिलने के लिए हमें एक काम और करना होता है। अगर उसने मिनिमाइज बोला है जेड को, तो किस पे मिनिमाइज है वो आपको फिर से दिखा रहा हूँ अगले क्वेश्चन यानी कि फोर्थ में। उसने बताया जेड जो है मिनिमम वैल्यू 41 दे रहा है। कब दे रहा है, जब एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 2। ये पक्का करने के लिए एक काम हमें और करना होता है, वो फिर से इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इस अनबाउंडेड होने के नाते वी हैव टू वेरीफाई वेदर जेड इज़ 41 इज़ मिनिमम वैल्यू गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नॉट। वो मिनिमम वैल्यू 41 है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो जेड है 5x + 8y लेस देन 41 लिखना पड़ेगा, लेस देन 41 लिखना पड़ेगा। यहाँ से एक टेबल, मतलब पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद वो लाइन हमें ग्राफ से गुजार के दिखानी पड़ेगी कहाँ से पास होती है, वो जो कि फिजिबल रीजन से पास नहीं होती है। तो यही चीज़ यूँ लिखने वाला है। अब आगे कहता है we observe that the open half plane determined by this inequation has no point in common with the feasible region। कोई भी मतलब feasible region से पास नहीं हुई है। Thus z is minimum for x is equal to 5, y is equal to 2, that is 41। Hence the least cost mixture is
41 रुपीज़ एंड 5 kg फूड एक्स होगा, 2 kg फूड वाई तैयार करना पड़ेगा। तो दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, एक तो बाउंडेड था, एक अनबाउंडेड आया हुआ है। तो इनके अंदर हमने काम किया और इसके अलावा कोई भी अलग से नहीं आएगा टाइप जो बन के। इसी टाइप के दो ग्राफ आपके सामने आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये पेपर पर हमें सोल्व करने की और ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें पूरी एक्सरसाइज सोल्व करके दिखानी। अगर आप ट्राई करके देख लें तो बड़ी अच्छी बात है, और प्रॉब्लम्स जिनमें आती है वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।